हेलो दिव्यम। दिव्यम। यस सर। हाँ, आप क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं? जब तक कोई नहीं आ रहा है ठीक है, तब तक हम लोग ये सब बातें कर लेते हैं। आज आपके पापा की कॉल आई थी। ओके सर। हम्म, तो लास्ट मतलब क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं? सर एनसीईआरटी एंड और एंड सर कुछ नेट पे साइट्स देखता हूँ वहां से, मतलब फॉर एग्जांपल लर्न सीबीएसई या बायजूस या कोई भी ऐसी साइट्स, मतलब वो टॉपिक के क्वेश्चंस के मैं कल देखता हूँ। अच्छा अच्छा, और प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस तो मैं कराता हूँ। जी सर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन किया करिए आप, ओके। नीट और जेई का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं पैकिंग एफिशिएंसी आप लोगों को पढ़ा रहा था, है ना? यस सर। तो पैकिंग एफिशिएंसी में मैंने बीसीसी तक करा दिया था, एससीसी बता दिया था आप लोगों को, और बीसीसी बताया था, है ना? एफसीसी रह रहा था। यस सर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही हम पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो एक एटम का अगर वॉल्यूम देखें तो एक और वो स्फीयर मानते हैं हम, तो 4 पाई r³ हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जिसमें हमें रखना है ऐसे समझने के लिए, a³ हो जाएगा। ठीक है, और एफसीसी का रैंक क्या होता है श्रेन? रैंक ऑफ एफसीसी, क्या सर? रैंक रैंक ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बताइए। सर रैंक उसमें जितने एटम्स होते हैं। हाँ, तो एटम्स वही तो पूछ रहा हूँ, कितने एटम्स होते हैं एफसीसी में? दिव्यम आप बताइए। सर फोर। हाँ, 4 होते हैं, ये सब ध्यान में रखा करिए आप प्लीज। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं स्टैंजिन। चलिए, इधर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स देखेंगे, 4/3 पाई r³ होगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ होगा। रैंक जो होगा एटम पर यूनिट सेल वो एफसीसी का होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, सीधे सीधे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स अपॉन में आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम, एक एटम का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r³। और टोटल एटम्स कितने हैं? 4 हैं, तो 4 × 4/3 पाई r³। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ए और आर में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ए और आर में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, तो ये देखिए 16 पाई r³ हो जाएगा अपॉन में 3। और ए और आर का एफसीसी में रिलेशन याद है आप लोगों को? a/2√2 होता है। a/2√2 ये चेक करिए। ठीक है, और बस इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं। 16 पाई r³ अपॉन 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका a³, और 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 2√2, यानी 16√2 बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये रिलेशन गलत हो गया है, वेट अ मिनट। यहाँ पे रिलेशन देखेंगे ए और आर फॉर एफसीसी। एफसीसी में जो रिलेशन देखते हैं, तो ए इज इक्वल टू होता है 2√2r होता है। क्या होता है? 2√2r होता है। और यहाँ पे हम सीधे सीधे 2√2r का होल क्यूब कर देंगे, और जब इसे सॉल्व करते हैं ना, तो ये देता है 0.74। तो ये आया पैकिंग एफिशिएंसी आपका। और पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मैंने बताया था, पैकिंग एफिशिएंसी इंटू 100 कर देंगे, विच मीन्स यहाँ पे आपका आ जाएगा सीधे सीधे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी 0.74 इंटू 100, विच इज इक्वल टू 74%। यानी जो पैकिंग होता है बेस्ट, ठीक है, जो पैकिंग होगा बेस्ट वो किस में होगा? एफसीसी में होगा। अगर अकॉर्डिंग टू एफसीसी आपने अगर एटम्स को रखा है, ठीक है, तो आपका जो पैकिंग होगा वो 74% होगा ऑक्यूपाइड। तो वॉइड्स जो होगा, जो एम्प्टी स्पेस होगा, वो बचेगा इसमें 26%।
श्रेन समझ में आया? दिव्यम, स्टैंजिन? हाँ सर आया। ओके स्टैंजिन, चलिए इससे लिख लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है, बस 3D में है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर सही होगा तो इजीली और अच्छे से समझ में आते जाएगा चीजें। सो यस, सर न्यूमेरिकल्स में हमें सीधा बता दिया जाएगा कि पीएफ 74% है। हाँ देखिए इसमें जनरली क्वेश्चंस जो पूछते हैं ना, ए और आर का रिलेशन पूछ देगा, या फिर आपको बोर्ड के हिसाब से पूछ देगा कि कितना परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी है एफसीसी का, बीसीसी का, डेराइव करने को दे सकता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देगा, उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा लाइक एफसीसी में वर्ड्स कितना है। तो अगर हमें ये याद रहेगा कि ऑक्यूपाइड 74% है तो बचा हुआ वर्ड्स होगा, 100 से माइनस कर देंगे 26% वर्ड्स हो जाएगा। हो गया? श्रेन हो गया? हाँ सर लिख लिया। ओके दिव्यम हो गया आपका? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्या होता है अपने पास। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये हो जाता है कि जो एक एटम से टचिंग एटम्स हैं, जितने भी एक एटम, किसी एक एटम को स्पेसिफिक आप पकड़ रहे हैं, तो उस एटम से जितने टचिंग है, ठीक है, नेबर्स एटम है जो टच कर रहे हैं, ठीक है, उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर टचिंग एटम,
the number of nearest neighbor touching atom to any constituent atom in crystal is called coordination number. ठीक है, तो बेसिकली जितने एक एटम के आसपास के एटम होते हैं जो उसे टच करें, ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग, ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग कहिए या फिर नियरेस्ट नेबर और आपका टचिंग एटम हो टू एनी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, किसी भी एक एटम के जो टच हो रहे हो क्रिस्टल में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे सपोज पैकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1D पैकिंग अगर हम लोग करते हैं, 1D पैकिंग, तो 1D पैकिंग में देखिए अपने पास क्या है, 1D मतलब किसी एक एक्सिस को ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स ऐसे ऐसे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे एटम्स मैंने रख दिया है और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्टली टचिंग एटम जो है ये है और ये है, जो इस एटम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। कहीं भी उठा लीजिए, ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो किसी भी बीच का हम उठा लेंगे तो इसका 1D पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेसिकली वो क्या होता है? आपका 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम 2D पैकिंग में देखेंगे, 3D पैकिंग में देखेंगे, तो ये 1D तो इजीली समझ में आ जाएगा, 2D भी इजीली समझ में आ जाएगा, 3D में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो भी बहुत आसान है। एक्सक्यूज मी सर। यस तो मतलब हमने ये किया कि जैसे 5 कोई ऑब्जेक्ट्स है, 5 राउंडेड सर्कल्स है, हमने 3 को कंसीडर कर लिया एंड बाकी 2 जो उसके साइड बाय साइड है हमने वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर्स। देखिए, ये एक्चुअल में 5 नहीं है, ये बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। अब किसी भी एक को आप उठाइएगा ना, ठीक है, तो अगर कहीं से भी ले लीजिए, अब जस्ट सपोज मैंने यहाँ से कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो ये और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब लास्ट वाला मत उठाइएगा, ये हम मान के चल रहे हैं बहुत ही, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इतने में भी बहुत सारा क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल जो है उसके अंदर एटम्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर लास्ट वाले को नहीं लेते, ठीक है, वो किसी ने बीच वाले को लेते हैं, समझ रहे हैं आप? ये इनफाइनाइट तक मान के चलते हैं हम लोग। तो सर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कंसीडर किन को किया? कोऑर्डिनेशन नंबर 1D पैकिंग में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि मैंने बता दिया 2। अगर मान लीजिए ऐसे बॉल लगा हुआ है, बहुत सारे बॉल लगे हुए हैं, इधर भी जाया जा रहा है, इधर भी जाया जा रहा है, इसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही तो होगा। किसी भी बॉल को उठाइए आप, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना टच कर रहा है? 2 एटम्स टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ कि नहीं दिव्यम? किसी भी बॉल को उठाइए तो उससे जो नियरेस्ट नेबरिंग जो टचिंग एटम्स है वो 2 ही होंगे ना, किसी एक के अलोंग में 1D में, ठीक है, या तो एक्स एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। यस सर जी, श्रीन आपको समझ में आया? श्रीन स्टैंजिन यस सर। समझ में आया? लिख लिया आपने? हाँ सर, लिख लिया। दिव्यम, तो देखिए ये बहुत आसान है आपका 1D पैकिंग है। दिव्यम, आर यू डन विद इट? यस सर। चलिए अब हम 2D पैकिंग में देखेंगे। देखिए 2D पैकिंग में 2 तरीके का पैकिंग होता है। सबसे अच्छे ये 2D में आ गया, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 2D पैकिंग में 2 तरीके के पैकिंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें इधर, तो 2D पैकिंग में आपका सबसे पहले होता है 2D स्क्वायर पैकिंग,
ठीक है। इसमें क्या होता है, स्क्वायर पैकिंग होता है, और मैं आपको स्क्वायर दिखाऊंगा, इसमें दिखेगा आपको स्क्वायर टाइप। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। क्या होता है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो अब देखिए यहाँ बात करते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग का। 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है, जैसे एटम्स, जैसे बॉल है, हम अरेंज कर रहे हैं, मैं एक बॉल अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सारे बॉल्स इक्वल साइज के हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें पहला लेयर हो गया, दूसरा जो लेयर देखिए ये 1 एक्सिस पे हो गया, यानी 1D हो गया। अब इसके 2D के लिए हमें लेंथ मिल गया, तो हाइट भी होना चाहिए। ठीक है। तो उसके जस्ट नीचे लगा दूंगा, तो ये स्क्वायर पैकिंग होगा, 2D स्क्वायर पैकिंग। तो इसमें आप लोगों को देखेगा लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। ठीक है। यानी दो है, 2D है तो 2 डायमेंशन है इसका। ठीक है। तो इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक के जस्ट नीचे दूसरा लगा देंगे, तो ये स्क्वायर पैकिंग हो जाएगा। कौन सा पैकिंग हो जाएगा? स्क्वायर पैकिंग। अब किसी भी एक को ले लीजिए आप, बीच वाले को ही लेना कंसीडर करना बेटर होगा, नहीं तो फिर आप अगर ऊपर वाले को लेते हैं, एंड साइड वाले को लेते हैं, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे किसी को भी, तो उसके ऊपर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने इसको कंसीडर कर लिया, अब इसमें कौन कौन टच कर रहा है? इस एटम को टच करने वाला एक ये है, इस एटम को एक टच करने वाला ये भी है, एक एटम को इस एटम को टच करने वाला ये भी है, और ये भी है कि नहीं? बताइए आप लोग। हाँ अब सर। इसमें खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप बन जाएगा अगर हम बनाना चाहें इसके सेंटर से। ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या समझा आप लोगों ने, कि जिस एटम के अलोंग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, उस एटम से टचिंग नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे जस्ट सपोज आपके आसपास जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है यहाँ पे, टू जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो आपसे टच जिस जिसका हो रहा होगा, ठीक है, जैसे टच में होंगे जितने लोग, वो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जो दूर रहेंगे, टच में नहीं रहेंगे, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होता। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2D स्क्वायर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? So 8. 8 कैसे होगा? अगर 2D हम है ये। सेंटर वाले सर्कल को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम्म। ऊपर के 3 है एंड देन साइड के 2 एंड नीचे के 3 है। नहीं, एग्जैक्टली इधर देखिए जरा, दिव्यम ध्यान से देखिएगा। ये रहा, इस ये एटम, ये कितने एटम को टच कर रहा है जरा देखिएगा। बाकी का जो 4 लिए हैं आप, ठीक है, आपने इसको भी कंसीडर किया, मैं पॉइंट आउट करूं, आपने इसको भी कंसीडर किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। क्या ये टच कर रहा है? क्या जिस जिस पे मैंने मार्क किया अभी, क्या ये नो टच कर सर। रहा है? नो सर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं का नहीं। मतलब स्ट्रीम क्या होता है? जो टच करे। ये टच ठीक है। कर रहा है। जो क्या करे? जो टच करे, वही होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो ये तो टच नहीं कर रहा है ना, तो जो इसको डायरेक्टली टच कर रहा है बेसिकली, एक तो ये वाला राइट वाला, एक अपर वाला, एक लेफ्ट वाला, और एक डाउनवर्ड वाला। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा कि नहीं आपको? यस सर। अब 2D हेक्सागोनल पैकिंग करना है। तो इसमें देखिए हेक्सागोनल पैकिंग 2D में कैसा होता है, पहला वाला लेयर मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट लेयर मेरा ऐसे ही है, ये हो गया। ठीक है। देखिए इसमें जो 2D हेक्सागोनल में क्या होता है कि जो सेकंड लेयर बनता है ना, तो उसमें जो दूसरे लेयर में जो एटम आता है, वो ऊपर वाले लेयर के दोनों के बीच में आता है। समझ गए आप लोग? फिर इन दोनों के बीच में आएगा तो ऐसे रख देंगे, फिर ऐसे ही ये बनता जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे हम, इसके जस्ट नीचे ऐसे बना सकते हैं, इसके जस्ट नीचे, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। समझ रहे हैं? जो फर्स्ट और थर्ड लेयर है वो सेम है, फर्स्ट और थर्ड लेयर क्या है? सेम है आपका। ठीक है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं, सेकंड और फोर्थ लेयर सेम होगा, सेकंड और फोर्थ लेयर सेम होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ये होगा 2D हेक्सागोनल लेयर। ठीक है। अब मैंने इसमें कंटिन्यू करना है। ठीक है। जैसे जैसे सपोज ये ऐसे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ से मैं इसको कंसीडर करता हूँ, थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए ये इसके भी टच में है, ये इसके भी टच में है, ये इसके भी टच में है,
इसके भी टच में है, इसके भी टच में है, इसके भी टच में है। तो इसमें देखिए सीधा सीधा आप लोगों को हेक्सागन दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख गया हेक्सागन। Yes, sir. अब इसमें आप लोग बताइए कि 2D हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि नियरेस्ट नेबर या फिर टचिंग एटम। जैसे हमने एक को मान के इससे डायरेक्टली टच में कितने एटम्स है देख के बताइए जरा। 6। 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर ऐसे अगर हमने ऑक्टागन ले लिया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा मतलब। नहीं नहीं, अभी आगे देखिए आप। ठीक है, आगे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स देखेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और आएगा। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर में ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, तो ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स वगैरह देखेंगे हम लोग। ये हो जाए तो आप लोग बताइएगा प्लीज। वन डी पैकिंग समझ में आ गया। 2D दो टाइप का होता है, 2D स्क्वायर पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। स्टैंजिन। हेलो दिव्यम। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? एक सेकंड सर थोड़ा। ओके। हाँ सर, लिख लिया। ओके ओके, गुड गुड श्रेन। इससे मेरा भी हो गया। स्टैंजिन। आपकी आवाज नहीं आ रही है स्टैंजिन, चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए इधर देखिए जरा। 1D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 2D स्क्वायर पैकिंग दो टाइप का होता है। सॉरी, 2D पैकिंग जो होता है दो टाइप का होता है, 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है, और 2D हेक्सागोनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, यहाँ पे अपने पास 3D पैकिंग आता है। क्या आता है? 3D पैकिंग। और ये जो 3D पैकिंग होता है ना, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप का होता है। सबसे पहले ए ए ए ए ए टाइप का पैकिंग, ठीक है। इसको हम 3D स्क्वायर पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? 3D स्क्वायर पैकिंग। पहले देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, 3D स्क्वायर पैकिंग। उसके बाद बात आती है, ठीक है,
दूसरे टाइप का। तो दूसरा जो होता है वो ए बी टाइप का पैकिंग होता है। इसको हम लोग 3D HCP कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और तीसरा जो होता है आपका, ठीक है, वो होता है ए बी सी टाइप का पैकिंग। इसको हम लोग कहते हैं 3D FCC या फिर CCP कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चीज लिख देता हूँ। FCC का मतलब क्या हो गया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास सबसे पहला देखिए HCP का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है ए टाइप का मतलब ये है कि पहला लेयर भी ए, दूसरा लेयर भी ए जैसा, पहले वाले जैसा, तीसरा भी। मतलब कि इसमें जो लेयर है बेसिकली वो सारे के सारे सेम है। यहाँ पे क्या होगा? पहला लेयर ए टाइप, दूसरा बी टाइप, पहला तीसरा पहले जैसा, फोर्थ वाला सेकंड जैसा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पहला ए टाइप, दूसरा बी टाइप, तीसरा सी टाइप। फोर्थ जो होगा वो फर्स्ट से मिलेगा। ठीक है, ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे यहाँ पे हमने किया था, ये भी ए टाइप मतलब ये सारे के सारे जो लेयर है वो सेम ही है। जबकि यहाँ देखा हमें कि एक ऐसा है और दूसरा इधर से है, तो इसको ए और बी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? ए और बी कह सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है? 3D स्क्वायर पैकिंग में ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है, ये तो अभी आपका 1D बना है। ये जो अगर एक लाइन में मैं खींच रहा हूँ तो ये क्या होगा? 1D होगा। अब मैं 2D बना रहा हूँ। स्क्वायर पैकिंग है, ऊपर वाला जैसा होगा वैसा ही नीचे वाला होगा। कैसा होगा? वैसा ही नीचे वाला होता जाएगा, बनता जाएगा वैसा ही नीचे वाला। ठीक है, थर्ड वाला भी क्या होगा? वैसा ही, क्योंकि ए टाइप ही है। ए टाइप है तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अभी ये 2D में है या 3D में है? बताइए जरा दिव्यम, श्रेन, स्टैंजिन, ये 2D में है या 3D में है? सर 2D। 2D में है। अब 3D में देखिए, लेंथ और हाइट दोनों है, इधर से देख लीजिए और इधर से देख लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें जेड एक्सिस लाने के लिए मैंने क्या किया? इसके ऊपर एटम्स रखना शुरू कर दिया। बात समझ रहे हैं? इसके ऊपर भी है और इसके नीचे भी है, तभी तो 3D में आएगा। यस। 3D में तभी तो आएगा। बॉल को मैं नीचे से ऊपर तक अगर किसी बॉक्स में सजाता हूं तो उसमें वो लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। अब यहाँ पे हम इसका निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी एक को ले लिया मैंने, इसको ले लिया, तो ये डायरेक्ट इससे भी टच है, इससे भी टच है, इससे भी टच है और इससे भी डायरेक्टली टच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी जो आप लोगों को दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। क्योंकि ये 2D में है तब 4 दिख रहा है, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में 4 से कनेक्टेड है। लेकिन जब ये 3D में है, चूंकि हम 3D की बात कर रहे हैं, तो इस बॉल के नीचे भी एक बॉल होगा और इस बॉल के ऊपर भी एक बॉल होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा कि नहीं? दिव्यम, यस सर। ये समझ में आया? नीचे भी एक बॉल, ऊपर भी एक बॉल। यस सर। स्टैंजिन, ओके।
हो गया? दिव्यम, श्रेन, हाँ सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब हम लोग आते हैं ए बी टाइप वाले में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ए एक्सक्यूज मी बी। सर, यस यस एक दिव्यम। सेकंड पीछे वाली साइड पे चल जाएंगे? या व्हाई नॉट। यस सर, थैंक यू। ओके ओके, तो चलिए जरा ए बी टाइप देखते हैं, ठीक है? इसमें मैंने क्या बताया था, 2D HCP इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? 3D HCP, सॉरी 3D HCP, ठीक है? तो देखिए इसमें मैं समझाऊंगा थोड़ा सा एकदम वो करके। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इसमें एक्चुअल में बनता कैसे है वो बता देता हूँ मैं। HCP तो आप लोगों को पता ही है, जब हेक्सागोनल की बात होती है तो यहाँ पे अगर एटम्स ऐसे रहते हैं, हेक्सागोन है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं? एटम जो होगा इन दोनों के बीच में आएगा, फिर तीसरा लेयर यहाँ पे आएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? श्रेन? हाँ सर। और फिर ये चौथा लेयर सेकंड वाले जैसा आएगा। लेकिन इसमें ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा जूम इन कर देते हैं हम लोग इसे, ठीक है? अब देखिए जूम इन करके कैसे बता रहा हूं मैं। यहाँ पे जो लेयर है बेसिकली आपका पहला एटम हो गया, दूसरा दूर दूर कर दिया मैंने, ठीक है? माइक्रोस्कोप लगा दिया हूँ, आप लोगों को दूर दूर दिख रहा होगा, ठीक है? ये पहला लेयर हो गया। अब दूसरे के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में होना चाहिए ये वाला, ठीक है? तो हम इन इन दोनों के बीच में रख दिया हमने, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में। अब यहाँ पे देखिए इसका वाला फिर इसके नीचे रख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है? फिर ये आ जाएगा आपका, फिर ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? और फिर सिमिलरली ये जो चौथा लेयर है मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, इसके नीचे यहाँ आ जाएगा, ठीक है? ये आ जाएगा, ठीक है? ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, दूर दूर मैंने बना दिया है, ठीक है? बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली, इसे समझ गए आप लोग तो इसे रुक जाइए, अब इधर आ जाइए जरा। अगर मैं 3 बॉल को अगर इस टाइप से रख रहा हूँ 2D में ही, जस्ट सपोज अगर मैं इस टाइप से रख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे तो डायग्राम बहुत ही वो बन गया जिसमें स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है? ये अगर मैं 3 बॉल को इस टाइप से मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स दिख रहा है, मतलब खाली जगह, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा खाली रहेगा कि नहीं? 3 बॉल को ऐसे सजाएंगे तो बीच में जरा सा पोर्शन खाली रहता है कि नहीं? हाँ सर। दिव्यम? यस सर। तो इस पोर्शन को जो वॉइड्स एम्प्टी स्पेस बच रहा है ड्यू टू दिस 3 एटम्स और ड्यू टू दिस स्फेरिकल बॉल, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ट्राइंगुलर वॉइड्स। और चूंकि ये क्या है आपका 2D में, 2D में है तभी ऐसा होगा। लेकिन इन केस अगर देखिए इसी बॉल को मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, 1 2 और ये तीसरा हो गया, ठीक है? वॉइड्स आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा खाली जगह दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया? यस सर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके नीचे भी एक बॉल हो सकता है कि नहीं? बहुत सारे बॉल अगर लगाए गए हैं तो ऊपर से देखिएगा 3 बॉल के नीचे अगर एक बॉल है, तो यहाँ पे जो वॉइड्स बने ड्यू टू 4 एटम्स और स्फेरिकल बॉल्स, इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या कहते हैं इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स ड्यू टू 4 एटम्स और स्फेरिकल बॉल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और 3 को ट्राइंगुलर वॉइड्स कहते हैं, और 4 को हम लोग 4 को टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, और 6 को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, ठीक है? तो ये देखिए 4 एटम्स से मिलके जो वॉइड्स बने उसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, और 3 एटम्स से जिस जो मिलके वॉइड्स बने उसको ट्राइंगुलर वॉइड्स कहते हैं। एम आई क्लियर? सर एक बार फिर से रिपीट करना। वॉइड्स, ये बात समझ में आया? ये वॉइड्स जो बना था, हाँ। अब ये कितने एटम से मिलके वॉइड्स बना था? 3 एटम से मिलके बना था कि नहीं? यस सर। तो इसको ट्राइंगुलर वॉइड्स कहते हैं। ये कितने एटम से मिलके बना है?
ठीक है, इसके ऊपर बॉल हो सकता है ना, उसके नीचे जगह तो रह गई। अगर इसी के ऊपर आपने बॉल, या इस तीनों बॉल के नीचे एक बॉल रख दिया आपने, ठीक है, तो 4 बॉल आ गए कि नहीं आसपास में। यस सर। तो वो वाला जो वर्ड्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो वर्ड्स जो 3 एटम से घिर के, सराउंडेड बाई 3 एटम्स, उसको ट्राइंगुलर वर्ड्स कहते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स उसको कहते हैं जो 4 एटम से मिलकर बना हो। और 6 एटम से जो वर्ड्स बनता है उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, बस मैं अभी बता दिया कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने एटम से घिर के बनता है। क्लियर है। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा बस आप लोग। ये 3 एटम है, ठीक है, ये तीनों एटम है कि नहीं भाई, ये बताइए जरा, ये 3 एटम है कि नहीं। हाँ सर, 3 है। अब इसके ऊपर एक होगा, एटम हो सकता है कि नहीं इसके ऊपर, इसके भी ऊपर हो सकता है कि नहीं, बताइए जरा। इसके ऊपर हाँ एटम रख सर। सकते हैं ना। जब इसके ऊपर रख रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है क्लियरली, यही दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे जो वर्ड्स जिस पे मार्क किया मैं अभी, ठीक है, ये 4 एटम से बन रहा है कि नहीं, 4 एटम से यस सर। सराउंडेड होके ये बन रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स होगा बेसिकली वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होगा कि नहीं। टेट्राहेड्रल, हाँ सर। दिव्यम, देखिए 3D में थोड़ा सा आराम से सोचिए इस बारे में, ठीक है। दिव्यम, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ आपको दोबारा बताने के लिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस दिव्यम। सर हमने जब फॉर एग्जांपल 3 एटम्स लिए एंड उसके ऊपर जब वॉइड बना, उसके ऊपर हमने जब एक और एटम रखा टू कवर दैट वॉइड, तो उसके नीचे भी तो एक और एटम आएगा टू मेक। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है ना, ठीक है, वर्ड्स जब देखते हैं तो हम नीचे से काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब हर एक लेयर का, जैसे इस लेयर का निकाल दिया हमने, उस लेयर का निकाल दिया, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। वो मुझे पता था आप पूछेंगे। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे 5 5 आ जाएंगे, है ना। यस सर। तो हमने लास्ट लेयर का मतलब पूरा नीचे वाले लेयर में जाके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से देखिए दिव्यम, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, वैसे ही इसको मैंने जूम इन किया तो एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। क्लियर है। यस सर। क्लियर है ना। अब या तो इसके ऊपर या फिर नीचे, ऊपर इस तरह के, इस तरीके से एक एटम्स इनके ऊपर होगा, होगा। यस सर। मतलब इसको जूम इन और ज्यादा कर दिया तो इसमें, इसके बीचों बीच एक वर्ड्स होगा क्रिएट। यस सर। इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जब देखेंगे हम लोग, ठीक है, एक लेयर्स में, तो यहाँ पे भी एक वर्ड होगा जिसको टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। क्लियरली यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये पूरा ऐसे पोर्शन कवर कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये एटम है, ठीक है, एटम के बीचों बीच एक जगह जो खाली होगा इन चारों से मिलके, उसको हम लोग क्या कह देंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इसमें भी ये पूरा ऐसे ऐसे है, उसके बाद आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सो सर, हाँ सर मतलब इसका मतलब हमने जब 2D एटम्स में हमने बस एक अपर साइड में हमने एक और एटम डाला तो हमने उसे हाँ टेट्राहेड्रल कह दिया। एंड जी जी, शायद क्वाड्राहेड्रल में हमने नीचे भी कर दिया इसलिए। क्वाड्राहेड्रल में। मतलब सर मैं मतलब हमने नीचे एक एटम हम यूज करेंगे बाद में। नहीं, इसी के ऊपर चलते जाएंगे ना। जैसे देखिए लास्ट सेल में आपने ऐसे ले लिया, मतलब देखिए। हमने नीचे एक बेस ले लिया, 0 हमारा बेस हो गया, उसके ऊपर हमने हाँ, एटम्स एटम्स एटम्स। उसमें एटम्स एटम्स करते जी जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते जाते हैं हम लोग पूरे लेयर को। जैसे ऐसे एटम ले लिया आपने, इसके ऊपर बीच में लिया, तो बीच में कुछ स्पेस रह जाएगा ना दिव्यम। यस सर। तो वो स्पेस जो रह जाएगा, एक ही लेयर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे भी जो वर्ड्स होगा इन तीनों को मिला के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिल होगा, यहाँ पे जो वर्ड्स होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। यस सर। तो ये होता है आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो ये जो पूरा हेक्सागोनल होता है ना, ये ए टाइप का हो जाता है, और जो बी टाइप होता है ना उसको टेट्राहेड्रल वर्ड्स कह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले ये वाला डायग्राम बनाइए, फिर मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, मतलब सॉरी 3D FCC या CCP समझाता हूँ। इसको सही से करिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछिए आप लोग।
हम्म, हम्म। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। हाँ सर हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहाँ पे अब एक चीज आप लोगों को बताऊंगा मैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। अब दिव्यम आप इसके बारे में सोचिएगा, और एनसीईआरटी में इसका बहुत ही अच्छा डायग्राम बन रहा रखा है, ठीक है। तो वहां पे देखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, इट मीन्स कि इसका एक एटम जो होगा, ठीक है, वो 12 एटम से टच हो रहा होगा। 3D है चूंकि तो पॉसिबल है। इसके बारे में सोचिएगा, फिर बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है श्रेन। यस सर। चलिए नेक्स्ट। यस अब अपने पास क्या आता है, ए बी सी, ए बी सी टाइप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 3D FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या बनता है आपका, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। इसमें क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक्चुअल में होता ये है, एक चीज मैं बता दूं आपको, तो इसमें क्या है, ए है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है। इसमें जो वो होता है आपका 2D HCP होता है। क्या होता है, 2D HCP। और जो बी होता है ना, वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। सिमिलरली जब हम आगे आएंगे ना इसमें पढ़ने, ए में, तो ए में यहाँ पे 2D HCP ही होता है, ठीक है। बी जो होता है वो टेट्राहेड्रल ही होता है, ठीक है। और जो सी होता है ना आपका, वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की बात आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है ना, वो आपका 6 एटम से सराउंडेड होता है। कितने एटम से सराउंडेड होता है, 6 एटम से। तो आप खुद ब खुद ऐसे बना सकते हैं, लाइक आपने दिया, ठीक है, एक इस तरह से बना दिया, ठीक है। और ये जो कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एक दूसरे से टच करने वाले, ठीक है। ठीक है, ये एटम ऐसे ऐसे कुछ करके है, ठीक है, एक दूसरे से टच कर रहा है। तो इसमें जो वॉइड्स बनेगा, ठीक है, बेसिकली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, जो 6 एटम से सराउंडेड जो वॉइड्स होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बहुत सारे बुक में ऐसे भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम से सराउंडेड जो वॉइड्स होगा, उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। समझ गए आप लोग, इधर अब ध्यान दीजिए प्लीज। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला लेयर क्या है, 2D HCP। तो सबसे पहले मैं HCP बनाने की कोशिश करूंगा, और इसमें भी जूम इन करके बता रहे हैं, 1 2, ठीक है, ये ऐसे बनाते जा रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे 2D HCP बनता कब है, जब इन दोनों के बीच में एक रखूंगा मैं, इन दोनों के बीच में एक रख दिया मैंने एटम, इन दोनों के बीच में, ठीक है। थर्ड लेयर जो आएगा आपका, वो इसके नीचे आ जाएगा, ये भी इसके नीचे आ जाएगा, ये भी इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ लेयर देख लीजिए, ये इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग लिखिएगा प्लीज, ठीक है। इधर ध्यान फोकस करिए जरा, ठीक है। अब देखिए पहला तो हो गया अपना, मैंने क्या लिखा था कि जो ए लेयर होगा आपका 2D HCP होगा, और जो बी लेयर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल कब बनेगा, जब इन दोनों के, इन तीनों के ऊपर ऐसे बनेगा, एक यहाँ पे ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ऐसे बनेगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बना दिया मैंने, फिर यहाँ पे इन तीनों के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, ऐसे बन जाएगा।
ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्या बना दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना दिया। ये ऐसे ऐसे है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ये ऐसे ऐसे है आपका, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पहले देख लीजिएगा आप लोग, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सिमिलरली यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएगा। अब हमारा बी भी बन चुका है, सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या होता है, जो 6 एटम से, ठीक है, वॉइड्स सराउंडेड बाई 6 एटम, वॉइड्स सराउंडेड बाई 6 एटम्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। थोड़ा सा फोकस। अब देखिए यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ, आप लोगों से खुद काउंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक सर है। आपकी यहाँ पे वॉइस काउंट ब्रेक हो रही है। कर रहे हैं हम। दिव्यम, एम आई ऑडिबल? आपकी श्रेन, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर हाँ अभी भी आपकी हो रही है आवाज। क्या? हाँ सर। एक मिनट रुक जाइए, अभी सही हो जाएगा। दिव्यम, यस सर। श्रेन, हाँ अब आवाज जा रही है सही? हाँ सर। यस सर। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे काउंट करवा रहा हूं मैं आपको 6 एटम। 6 एटम कैसे काउंट होगा, यहाँ से कहीं से भी पकड़ लीजिए, 1 2 3 4। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें 6 एटम काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ये जो काउंट करवाया हूँ दिखा आप लोगों को, ग्रीन, लाइट ग्रीन से लिखा हूँ, 1 2 3 4 5 6। और इन सब के वजह से एक वर्ड्स यहाँ दिख रहा है, जूम इन किया हो तो बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी काउंट करेंगे ना आप लोग, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दिखा कि नहीं श्रेन, दिव्यम? हाँ सर। जल्दी बना लीजिए फिर ये। ऐसे ही आप लोग अगर इसको रिपीट करते रहे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दिखते जाएगा आपको। इन दोनों के बीच में भी आप कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दे देगा। हो गया दिव्यम? यस सर।
श्रेन, हाँ सर हो गया। तो चलिए ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की कहानी खत्म होती है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसे फिर लेंगे हम लोग जब नंबर ऑफ एटम्स वगैरह कैलकुलेट करना होगा। और इसमें भी जो आपका 3D एबीसी एबीसी या फिर एफसीसी या सीसीपी पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है, इसे लिख लीजिए। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं लोग। ट्रेन, हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे आता है आपके पास, वेरी गुड, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बहुत फेमस टॉपिक है और आपका 3 नंबर का एक बोर्ड में सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मास ऑफ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि पता है डेंसिटी इज इक्वल टू, अपने को तो पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ए क्यूब होता है यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल का। हमें मास ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ यूनिट सेल की जब बात होती है, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल को जेड मान लेते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल जो क्या होता है इज इक्वल टू जेड ले लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू द एफसीसी बीसीसी एससीसी जेड चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जेड जो है वो क्या है आपका, एटम पर यूनिट सेल। एटम पर यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि अब यहाँ पे एटम, एटम का मास निकालना है। ठीक है, एटम का क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, एटम का मोलर मास ले लीजिए या फिर एटॉमिक मास। तो इसका हमें मोलर मास, जस्ट सपोज मोलर मास निकालना है। तो चूंकि मास ऑफ 1 मोल जो होता है, मास ऑफ 1 मोल वो हमेशा किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। एम फॉर क्या लिखा हूं मैं, कैपिटल एम का मतलब मोलर मास। ठीक है, किसी भी चीज का मोलर मास के बराबर अगर आपको मास गिवन है, 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और गिवन मास अगर उसके मोलर मास के बराबर है तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 मोल दे देगा। तो मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल जो होगा वो मोलर मास के बराबर होगा, जो कि मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू मास ऑफ एटम। इतने मॉलिक्यूल्स के, इतने एटम्स का मास ऑफ, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने एटम्स है यू कह लीजिए, और उन सब का एम एटम्स निकाल, मास मल्टीप्लाई कर देंगे कि एम एटम मास इसका। ठीक है, और इतने सारे एटम्स है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। तो ये एम एटम इज इक्वल टू बेसिकली हो क्या जाएगा, मोलर मास अपॉन में 6.023 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन में 10⁻⁻, एन ए का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एन ए का मतलब, एवोगैड्रो नंबर। अब इधर देखिए जरा सा फोकस करिएगा आप लोग, बहुत आसान है कि एम एटम इज इक्वल टू, मैंने ये लिख दिया कि मोलर मास अपॉन एन ए होता है। ठीक है, और चूंकि हमें बता दी, मैंने पहले ही बता दिया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। और चूंकि मास हमने ऑलरेडी निकाल रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो
जितना एटम रहेगा, जैसे Z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना एटम रहेगा उतना का मास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो रो का फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या आ जाता है, Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, Z जो होगा वो आपका होगा रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। M जो होगा आपका वो मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, मोलर मास ऑफ एटम, सॉरी यूनिट सेल नहीं, मोलर मास ऑफ एटम, जो एटम होगा उसका मोलर मास हो जाएगा। Na जो है आपका एवोगैड्रो नंबर है, Na जो क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर, और इसका वैल्यू भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। और V जो है वो क्या है आपका वॉल्यूम है, V क्या है वॉल्यूम है, इस लिख लीजिए इस पे। ये हो जाए आप लोगों का तो बताइएगा। सर आप प्लीज एक साइड पीछे जाएंगे। जी अरे हाँ, ये मैंने ये चेंज ही करना भूल। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इन द सेकंड लाइन आपने एम के पहले रेड पेन से क्या लिखा है? जेड, जेड ये रैंक है। ओके सर। श्रेन, हाँ सर। हो गया। हाँ सर। दिव्यम,
1 सेकंड सर। यस सर, हो गया। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपके नीट का है। द वैकेंट स्पेस, देखो आपके पास बायो है ना, आप लोगों के पास? तो मेरे पास बायो है। अच्छा श्रेन सर आपके मेरे पास? पास भी। हाँ हाँ, बायो। ओके ओके। तो ये नीट का सवाल है। द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस यूनिट सेल इज, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये आपका 2015 का सवाल है, 2 बार पूछा है ये, 2015 में और 2020 में भी पूछा है। ये दे रखा है आपका 48%, बी दे रखा है आपका 23%, सी दे रखा है आपका 32% एंड डी इज 26%। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास है the fraction of total volume occupied by the atom, by the atoms present in a simple cube is pi upon 3 root 2, b जो है pi upon 4 root 2, c जो है अपना pi by 4 है and d is pi by 6। ये 2 सवाल है आपके, बहुत ही आसान सवाल है और ये आपका 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। सर फर्स्ट पार्ट में आंसर सी है 32%। आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, आपने वो किया था ना। मैंने भी बीसीसी, किया था। बीसीसी में कितना होता है? पैकिंग एफिशिएंसी 68% होता यस है, सर, इसलिए वॉइड 32 ठीक होना है, हाँ तो चाहिए। सर। 32% हो जाएगा, ठीक है। और द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब एससीसी में आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है या पैकिंग एफिशिएंसी की जो बात होती है कितनी है वो बताना है। अब ये दे दिया पाई के टर्म में, तो या तो अगर आपको याद नहीं है तो कैलकुलेट करिए, या फिर अगर आपको इतना भी याद है कि एससीसी में होता कितना है, कितना फ्रैक्शन होता है, कितना एफिशिएंसी होता है, तो उसको देख लीजिए और उसको डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे 52% होता है या 0.52 ले लीजिए। हम्म? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, या बताऊं मैं श्रेन? मैंने सर हमेशा मुझे डी आप लग बता रहा है। दीजिए, बट मुझे पाई बाय 6 लग रहा है। डी ही बिल्कुल है, सर। एक्चुअल में डी ही है। मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों को डेरिवेशन कर रहा था तो मैं बोला था पाई के टर्म में भी एक बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। हाँ तो सर। लास्ट वाला एफसीसी वाला मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया था, तो आप लोगों का वहाँ काम है पूरा कैलकुलेट करके लास्ट में देखना है पाई के टर्म में कितना बचा, क्योंकि वो कभी कभी पूछ देता है। क्लियर है? हाँ सर, 5/6 ही आ रहा है। पाई बाई 6 ही आएगा। स्लाइड चेंज करें दिव्यम। यस सर। यस सर। चलिए एक और सवाल करते हैं, बहुत आसान सवाल है। ये है आपका 2008 का। इफ ए स्टैंड्स फॉर
edge length of cubic system. A stand for edge length of cubic systems. ठीक है, simple cubic, comma body centered, cubic and face centered cubic. Face centered cubic. Then the ratio of radii of the sphere, radii of the spheres in these systems will be respectively. ये जो रेशियो दे रखा है 1/2a is to √3a by 2 is to √2a upon 2. 1a is to √3a is to √2a. 1/2a is to √3/4a is to 1 upon 2 √2a. d जो है 1/2a is to √3a is to 1 upon √2a. वो पैसे दिए तो बॉन्डिंग वाली पैसे दिए 20 का 20 अभी तो आया नहीं जो पीछे है वो दे देना सर सी लिख के दे देना सी क्या बोला आपने? सी यस सर आंसर सी 1/2a √3/4a 1/2 √2a. वेरी गुड. आपका कितना आया श्रेन? देखिए सिंपल क्यूबिक में r इज इक्वल टू a/2 होता है, बॉडी सेंटर्ड में r इज इक्वल टू √3a/4 होता है, और ये FCC में r इज इक्वल टू a/2 √2 होता है. ठीक है, तो इन दो सब का रेशियो ले लेंगे. a/2 इज टू √3a/4 इज टू a/2 √2. तो यही होगा ना सी? अच्छा हाँ सर यही होगा ना? अच्छा एक और सवाल कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, जो डेंसिटी हमने किया, डेंसिटी के बेस पे हम लोग स्लाइड चेंज करो. यस सर. देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे Z भी पूछ देता है कभी कभी, या फिर पूछ देगा FCC है या BCC है या SCC है. तो अगर Z पता होगा तभी हमें पता चलेगा. Z इज इक्वल टू 1 रैंक किसका होता है? सिंपल क्यूबिक का. और 4 किसका होता है? FCC का. और 2 किसका होता है? BCC का. तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि अगर Z पूछता है या फिर डायरेक्ट बोलता है BCC FCC या SCC क्या है, तो वो Z पे ही डिपेंड करता है. ठीक है, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग, एक सवाल देते हैं. देखिए यहाँ पे सवाल क्या है? अ मेटल हैज अ FCC lattice. The edge length of the unit cell is 404 picometer. The density
of the metal is 2.72 gram per centimeter cube. The molar mass of the metal is Na Avogadro number, Avogadro constant 6.02 into 10 raised to the power 23 per mole. और यहाँ ऑप्शन दे रखा है 27 ग्राम पर मोल, बी दे रखा है आपका 20 ग्राम पर मोल, $40 ग्राम पर मोल एंड 30 ग्राम पर मोल। इस सवाल को करिए आप लोग। दिव्यम हो जाएगा ये? सर ए है आंसर 27।
एग्जैक्टली स्ट्रेन आपका सर मेरा भी 27 आ गया। हाँ, तो ये बहुत आसान सवाल है। ड्रॉ इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए को, ये है 404 पिकोमीटर डेंसिटी गिवन है, हमें एम निकालना है, तो एम इज इक्वल टू रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये 2.72 है। एन ए आपको पता ही है 6.02 इंटू 10⁻⁻23, और ये 404 इंटू पिकोमीटर है, तो 10⁻⁻12 का क्यूब अपॉन में जेड, ये क्या है भाई, जेड क्या लिया आप 4 लोगों ने? 4। हाँ, एफसीसी है तो 4 ले लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा इजिली मोलर मास आ जाएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में कोई डाउट? नहीं चलिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। ओके सर। ओके ठीक है, थैंक यू दिव्यम, थैंक यू श्रेन। बाय। थैंक